वेलकम टू MB अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को यूज़ करते हुए कैच द बॉल गेम के लिए एक प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें एक बॉल रैंडमली थ्रू होगी और एक प्लेयर उसे कैच करेगा। अगर वो कैच कर लेता है तो उसे एक स्कोर मिलेगा, नहीं तो गेम एग्जिट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, जो कि IO स्ट्रीम है, CSTD मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, और इसके बाद C टाइम है। तो इससे नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस STD। तो इसके बाद अब हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल ले लेने हैं, और वो मैंने यहाँ पे ले ली हैं। मैं इनको ज़रा नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। तो इनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि इनकी वैल्यू में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इन सबको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। एक है हमारा बोर्ड साइज़, मतलब गेम का जो बोर्ड होगा उसका जो टोटल साइज़ है वो यहाँ पे 10 है। यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर्स रखे हुए हैं वो हमने एम्प्टी दिया हुआ है, यहाँ पे हमने कोई कैरेक्टर नहीं रखा हुआ, तो ये एम्प्टी होगा बोर्ड। इसमें कोई डॉट्स वगैरह हमने डिस्प्ले नहीं किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डॉट या कोई स्लैश वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट है, हमने ये बॉल का सिंबल यूज़ किया हुआ है, ये कैपिटल O, और इसके साथ हमने जो प्लेयर है हमारा उसको P के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे मेन के फंक्शन में। तो हम यहाँ पे एंड मेन, ये हमारा मेन का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और इसकी मैं बॉडी ले लेता हूँ। इससे नेक्स्ट हमने यहाँ पे एस रैंड, ये बिल्ट इन फंक्शन है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है, और इसमें हमने आर्गूमेंट दे दिया टाइम का फंक्शन, और इसे हमने नल या ज़ीरो दे दिया। तो ये क्या करेगा कि हर बार जब भी हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो एक नई वैल्यू हमें देगा, और वो एक रैंडम वैल्यू होगी। तो इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे अब मैं कुछ इस मेन में ले लेता हूँ वेरिएबल्स, तो वो मैं यहाँ पे जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं, जिनमें करैक्टर टाइप, ये हमारा बोर्ड की एरे है, जिसमें हमने रो को साइज़ दे दिया, ये जो मैक्सिमम हमने यहाँ पे साइज़ एंटर किया हुआ है 10, और इसी तरह कॉलम के लिए भी यही 10 साइज़ हो गया। और इसके बाद हमारी ये प्लेयर की जो रो है वो हमारी जो सबसे लास्ट वाली है वो रो है, तो इसको हमने किया हुआ है, जो टोटल साइज़ है उसमें से 1 माइनस किया हुआ है, क्योंकि हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो जब हमने 10 रखी हुई है रो, तो इस तरह 0 से स्टार्ट होके 9 तक 10 रोज हो जाती हैं। तो इसलिए हमने बोर्ड साइज़ जो कि 10 है उसमें से 1 माइनस किया हुआ, ताकि 0 से 9 तक जाएं और ये 10 रोज बने। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली 10th रो होगी हमारी, उस पे हमारा प्लेयर होगा, और कॉलम कौन सा होगा, जितना हमारा बोर्ड का साइज़ है जो कि 10 है उसका हमने हाफ ले लिया, मतलब ये सेंटर में होगा। अगर 10 कॉलम्स हैं तो ये तकरीबन 5th पोजीशन पे होगा कॉलम में, और इसका जो रो में पोजीशन होगी वो लास्ट रो होगी। इसी तरह जो बॉल है, इसकी जो रो है वो हमने सबसे पहली, यहाँ पे 0 हमने असाइन किया है, तो ये सबसे पहली रो है हमारी, क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो जो हमारी फर्स्ट रो है वो यहाँ पे 0 का मतलब ये है कि वो फर्स्ट रो है। तो जो हमारी बॉल होगी वो फर्स्ट रो में होगी, और कॉलम कौन सा होगा वो हमने रैंडम ले लिया, इसलिए हमने यहाँ पे रैंडम का फंक्शन कॉल करके, तो इसमें हमने इसका मॉड ले लिया हमने बोर्ड साइज के साथ। तो एक रैंडम आया हमारे पास कॉलम, जो कि हमने बॉल कॉलम को असाइन कर दिया। इससे नेक्स्ट अब हमने इसको इनिशियलाइज़ करना है, तो वो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर लूप। तो ये हमारी फॉर लूप है, इसमें हमने दिया इंट रॉ, और रॉ को 0 असाइन किया, और ये कितने टाइम चलेगी, जितने हमारे बोर्ड का साइज़ है, मतलब 0 से ये लेस देन हमने रखी हुई है ताकि ये 9 तक जाए। 0 से 9 तक जाएगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये 0 से 9 तक हमारी 10 रोज बनती हैं। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारी रोज में इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाई है कि जो कॉलम्स है उनको जब एक रो चलेगी तो उसके सारे कॉलम्स यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ करने हैं। तो ये एक्चुअली हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं बोर्ड को। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, इनिशियलाइजिंग
बोर्ड। तो यहाँ पे हम बोर्ड को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये हमने इसको इनिशियलाइज़ कर लिया और इसके बाद बोर्ड, रो और कॉलम इसको हमने एम्प्टी हमारा ये था, ये कर दिया असाइन हमने। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई डॉट या हाइफन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमने प्लेयर और बॉल की पोजीशन यहाँ पे असाइन करनी है, तो वो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो हमने ये करना है कि जो हमारा बोर्ड है उसके रोज और कॉलम उनको हमने असाइन कर देना है प्लेयर को, और इसी तरह उसके बाद हमने असाइन कर देना है बॉल को। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा है बोर्ड और प्लेयर रो, प्लेयर कॉलम। तो ये हमारी जो एरे है बोर्ड की, उसको हमने फर्स्ट पे असाइन कर दिया प्लेयर, और इसी तरह सेकंड पे हमने बॉल असाइन कर दिया। तो इससे अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमने अब एक लूप चलानी होगी। तो हम लूप के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं बूलियन टाइप। तो उसका नाम हम रख लेते हैं गेम रनिंग। तो इसको हम सेट करेंगे ट्रू, कि ये अभी तक हमारे पास ट्रू है। तो जब तक ये ट्रू होगी हमारी लूप चलती रहेगी। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेंगे स्कोर का, और स्कोर अभी के लिए हमारे पास होंगे 0। इसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे और उसमें कंडीशन देंगे कि जब तक हमारी ये गेम रनिंग ट्रू है तब तक ये चलती रहे। तो मैं यहाँ पे वाइल ले लेता हूँ और इसमें कंडीशन दे देता हूँ गेम रनिंग। तो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट कर दी और इसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी लूप की बॉडी। ये जो हमारी वाइल लूप है इसकी मैं यहाँ पे क्लोजिंग डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो। ये हमारी वाइल की बॉडी है और इसके बाद हमारी ये मेन की बॉडी है। तो अब हमने जितना काम है तकरीबन लूप में ही करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अब चलता हूँ लूप में, और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाने हैं जो हमारा बोर्ड है उसको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो ये आ गई हमारी फॉर लूप। तो इसमें उसी तरह हमने पहले रोज़ को चलाया और रोज़ को हमने 0 असाइन किया। इसके बाद जितना साइज़ है हमारी रोज़ का उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप चलेगी। तो ये हमारा बोर्ड साइज़ जो कि 10 है, तो ये 0 से 9 तक चलेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन यूज़ किया। तो ये जब एक रो चलेगी तो इसके अंदर ये हमने नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया है। तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो हमारे रन होंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया सी आउट को यूज़ करते हुए बोर्ड के रोज और कॉलम, और इसके बाद इसको हमने एम्प्टी रखा हुआ है। तो ये एक स्पेस दिया हुआ है हमने। तो ये सारे हमारा जो बोर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमने ये जो कॉलम वाली लूप है नेस्टेड लूप, इसकी बॉडी से बाहर आके जो हमारी रो वाली लूप है उसमें हमने एंडल यूज़ किया ताकि जब हमारी एक रो कंप्लीट हो जाए उसके बाद लाइन ब्रेक हो और नेक्स्ट जो हमारी रो है वो नेक्स्ट लाइन पे हमें डिस्प्ले हो। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। नेक्स्ट हमने यूज़र को ऑप्शन देना है कि वो मूव कर सके, जो प्लेयर है उसकी पोजीशन को मूव कर सके। तो वो मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ। तो वो उसके लिए हमने यहाँ पे करैक्टर टाइप वेरिएबल लिया है मूव का। तो ये हमारा मूव का है। इसके लिए हमने यूज़र को एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी एंटर यूर मूव। ए मतलब लेफ़्ट मूव के लिए ए एंटर करेंगे और राइट मूव के लिए डी एंटर करेंगे। तो इसके बाद सी एन को यूज़ करते हुए हमने मूव का जो ये करैक्टर वेरिएबल है ये हमने असाइन कर दिया। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी मूव के वेरिएबल में। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आगे हैंडल करना है हमारे प्लेयर को, मतलब उसकी जो भी पोजीशन होगी उसको चेंज करना है। तो फर्स्ट पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्लेयर है वो करंट पोजीशन पे है, जब वो मूव करेगा तो उसकी जो करंट पोजीशन है उसको हमने एम्प्टी करना है। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। ये बोर्ड हमारा जो एरे है बोर्ड की, तो इसमें प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम, तो इसको हमने एम्प्टी असाइन कर दिया। मतलब जब भी उसने अपनी पोजीशन चेंज की है तो उसकी जो पहले वाली पोजीशन है उसको हमने एम्प्टी कर दिया। फिर उसके बाद उसे नई पोजीशन हम असाइन करेंगे। तो अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि हमने इसको फंक्शनल करना है ए और डी को।
तो मैं उसके लिए कर लेता हूँ इसको फंक्शनल। सबसे पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इफ़ कंडीशन। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ। तो इफ़ यहाँ पे हमने मूव जो लिया है, मतलब अगर यूज़र ने जो भी मूव एंटर किया, अगर ए किया करेक्टर, तो फिर हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर रहे हैं कि इफ़ मूव इज़ इक्वल टू करेक्टर ए, कि अगर यूज़र ने ए एंटर किया है और इसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारी जो कि मस्ट होगी, ये दोनों कंडीशन चेक की जाएंगी। अगर हम यहाँ पे और साइन यूज़ करते जो कि डबल पाइप साइन होता है उसको यूज़ करते, तो फिर इनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती तो हमारा काम चल जाता। लेकिन अभी के लिए ये कंडीशन हम एंड को यूज़ करते हुए सेट कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारी दोनों जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। तो एक तो यूज़र अगर ए एंटर करे और इसके बाद जो हमारे कॉलम्स हैं वो ज़ीरो से बड़े हों। ज़ीरो इंडेक्स तो हमारे सबसे लास्ट वाला हो गया ना। अगर वो ज़ीरो इंडेक्स पे है तो हम उसको फर्दर जो हमारी लेफ़्ट साइड है उस पर मूव नहीं करवा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सबसे लास्ट वाले इंडेक्स पे आया हुआ है या कॉलम पे आया हुआ है। लेकिन अगर वो इससे बड़ी होगी ज़ीरो से, तो फिर हम उसे ज़ीरो की तरफ, मतलब लास्ट वाले जो सबसे पहला इंडेक्स है ज़ीरो वाला, उसकी तरफ मूव करवा सकते हैं। उसके लिए हमने ये माइनस माइनस प्लेयर कॉल यूज़ किया है। तो इस तरह ये लेफ़्ट साइड मूव कर सकेगा, उस टाइम तक मूव कर सकेगा जब तक के कॉलम का इंडेक्स ज़ीरो नहीं हो जाता। तो इसके बाद हमने एल्स इफ यूज़ किया कि अगर यूज़र डी एंटर करता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी ज़रा चेंज है कि जो हमारा सबसे एक्सट्रीम इंडेक्स नंबर है तो वो होगा बोर्ड साइज -1, क्योंकि बोर्ड साइज 10 है तो -1 करने का ये मतलब है कि 9 हो। तो जब तक वो 9 से कम है तब तक हम उसको राइट मूव करवा सकते हैं। अगर वो बोर्ड साइज -1 मतलब 9th इंडेक्स तक पहुंच चुका हो, फिर हम उसे फर्दर राइट साइड मूव नहीं करवा सकते। तो जब तक वो 9th इंडेक्स से कम है कॉलम नंबर, तब तक हमारा जो प्लेयर है उसकी पोजीशन में इंक्रीमेंट हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने प्लेयर की जो नई पोजीशन है वो उसे असाइन कर देनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बोर्ड एरे डिफाइन की, प्लेयर रो और प्लेयर कॉलम, और इसे हमने जो भी प्लेयर की नेक्स्ट पोजीशन है इसे हमने असाइन कर दिया प्लेयर। तो ये अब नई पोजीशन प्लेयर को असाइन हो चुकी है। तो इससे नेक्स्ट अब यही सारा प्रोसेस हमने बॉल के लिए करना है। तो मैं उसके लिए भी सेम कर लेता हूँ जैसे हमने पहले किया था प्लेयर के लिए, कि प्लेयर को हम मूव करवाते हैं तो उसकी जो करंट पोजीशन होती है उसको हम एम्प्टी कर देते हैं। तो हमने सेम प्रोसेस किया, एम्प्टी कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट में हम सबसे पहले यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ कर लेंगे। तो इफ़ यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ कंडीशन, इफ़ बॉल रो इज़ लेस देन प्लेयर रो, मतलब जब तक प्लेयर अब हमारा लास्ट वाली रो पे है, जब तक जो हमारी बॉल है वो लास्ट वाली रो पे नहीं पहुंच जाती तब तक उसकी रो में इंक्रीमेंट होता रहेगा। मतलब अगर हमारी जो बॉल है वो रो के इंडेक्स नंबर 0 पे है, तो जो हमारा प्लेयर है वो लास्ट इंडेक्स 9 पे है। तो जब तक हमारी बॉल 9 इंडेक्स रो पे नहीं पहुंच जाती या रो नंबर 9 पे नहीं पहुंच जाती, तब तक इंक्रीमेंट होता जाएगा और हमारी बॉल नेक्स्ट रो पे मूव करती जाएगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे एल्स यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एल्स यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एल्स। तो एल्स पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कर लिया यहाँ पे एल्स, और इसमें मैंने कमेंट आउट कर दिया रिमाइंडली मूव द बॉल लेफ़्ट और राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी बॉल नेक्स्ट रो पे जाएगी तो उसका जो कॉलम नंबर है वो हमने रैंडम करना है। मतलब एक ही कॉलम पे वो बार बार ना आता जाए। मतलब हमारी अगर बॉल कॉलम नंबर 2 पे है तो वो नेक्स्ट रो पे जाता है तो उसका जो कॉलम नंबर है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया डायरेक्शन के नाम का, और इसके बाद रैंडम फंक्शन को कॉल करते हुए इसका मॉड लिया 2 के साथ। फिर जो भी डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कंडीशन
कि डायरेक्शन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर डायरेक्शन ज़ीरो के इक्वल है और जो बॉल के कॉलम है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, मतलब जो सबसे, क्योंकि हमारे पास कम से कम जो इंडेक्स नंबर कॉलम का है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो फिर हम उसको लेफ़्ट मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया बॉल कॉल और माइनस माइनस। तो आप इस माइनस माइनस को बॉल कॉल के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और पहले भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इस केस में इसको पहले यूज़ किया हुआ है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम फिर से एल्स इफ यूज़ करेंगे, तो वो क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एल्स इफ, तो ये हमारी जो डायरेक्शन है ये अगर है इक्वल टू वन एंड जो बॉल कॉलम है वो है लेस देन बोर्ड साइज -9, मतलब इंडेक्स नंबर 9 जो हमारा कॉलम नंबर है वो अगर 9 से कम है तो फिर हमारा जो बॉल है वो राइट मूव होती जाएगी, और अगर वो ज़ीरो हम उसे लेफ़्ट मूव करवाएंगे तो हमने यहाँ पे ज़ीरो सेट किया, अगर हमने राइट मूव करवाना है तो यहाँ पे हमने वन और जो सेकंड कंडीशन है वो इंडेक्स नंबर 9 एंटर किया, और इस तरह बॉल रॉ प्लस प्लस होती जाएगी। तो ये हमारी नेक्स्ट जो है बॉल की रॉ वो आगे इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो अब हमने ये चेक करना है कि अगर बॉल कैच होती है तो वो कैसे हमने हैंडल करना है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन को यूज़ किया और इफ़ की बॉडी में आके हमने यहाँ पे बॉल रॉ इज़ इक्वल टू प्लेयर रॉ एंड बॉल कॉलम इज़ इक्वल टू प्लेयर कॉलम। तो इसमें हमने ये चेक किया कि बॉल रॉ और प्लेयर रॉ वो सेम है, और इसके बाद बॉल कॉलम और प्लेयर कॉलम वो सेम है, मतलब अगर बॉल और प्लेयर एक ही सेल में आ जाते हैं तो फिर हम यहाँ पे स्कोर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस प्लस स्कोर, आप ये प्लस प्लस साइन स्कोर के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो बॉल रो है वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब बॉल फिर जो फर्स्ट रो है हमारी वहाँ पे चली जाएगी, और इसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट मूव करवाना है मतलब उसका जो कॉलम होगा वो हमने रैंडम लेना है, मतलब एक बार जब बॉल कैच हो गई फिर बॉल वापस गई फर्स्ट रो में, तो इस बार अब हमने उसका जो कॉलम है वो कोई चेंज करना है, वो कोई रैंडम कॉलम होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉल कॉलम को असाइन कर रहे हैं। ये रैंडम को यूज़ करते हुए हमने मॉड लिया रैंड का, और इसके बाद जो भी बोर्ड साइज़ है उसके साथ इसका हमने मॉड ले लिया, जो भी वैल्यू आई वो बॉल कॉलम में गई, और ये अब जो कॉलम होगा ये रैंडम कॉलम ये बॉल की नई पोजीशन होगी। तो इसके बाद हमने असाइन कर देनी है नई पोजीशन को बॉल, मतलब जो भी अब बॉल की नई पोजीशन होगी वो हमने इसे असाइन कर देनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस तरह हमने एरे लिया बोर्ड का और इसके बाद बॉल रॉ बॉल कॉल, और इसके बाद हमने असाइन कर दिया बॉल, तो इस तरह ये एक नई पोजीशन होगी बॉल की। तो पहले हमने ये किया था कि जब बॉल आगे मूव हुई तो जो उसकी प्रीवियस पोजीशन थी उसको हमने एम्प्टी कर दिया, अब हमने जो नई पोजीशन है वो बॉल को असाइन कर दी। इसके बाद अब हमने चेक करना है कि अगर बॉल कैच नहीं होती तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, तो वो हम कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ पे दोबारा से कंडीशन यूज़ करूँगा इफ़ की, तो वो यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेता हूँ। तो इफ़ बॉल रॉ इज़ इक्वल टू बोर्ड साइज -1, -1 मतलब हो गया जो सबसे हमारी लास्ट रो है, अगर बॉल वहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर हमारी जो गेम रनिंग जिसको हमने फॉल्स ट्रू रखा हुआ था इसको हम फॉल्स कर देंगे, और जैसे ही ये फॉल्स होगी तो हम एग्ज़िट कर देंगे इस प्रोग्राम से। तो इस तरह हमने यहाँ तक इसे हैंडल कर लिया। यहाँ पे हमें एक और यूज़ करनी होगी, तो इससे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे गेम को ओवर करने के बाद अब इसके स्कोर वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं, तो ये हमने यूज़ यहाँ पे नहीं करनी, हमने एक्चुअल यहाँ पे वाइल के बाद आके नेक्स्ट प्रोसेस जनरेट करना है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट यूज़ करूँगा, और सी आउट यूज़ करते हुए यहाँ पे
स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊंगा कि गेम ओवर यूर स्कोर। इसके बाद जो स्कोर का हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे और एंडल ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो गया 0। तो यहाँ तक अब हमारी गेम कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको सेव कर लेना है ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो सेव के लिए मैंने Ctrl+S एंटर किया। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ, इसका नेम हम कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कैच द बॉल, और इसको सेव कर लिया। अब हम कंपाइल और रन कर लेते हैं। तो उसके लिए F11 एंटर करता हूँ। तो F11 के बाद यहाँ पे एस रैंड, यहाँ पे रैंड होना है, हमने रैंड स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। दोबारा से कंपाइल और रन करते हैं। तो अब आई होप कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब हमने ए के साथ अपने प्लेयर को मूव करवाना है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है छोटी सी, कि हमने क्लियर स्क्रीन एक मेथड यूज़ करना था। उससे ये होगा कि ये जो बार बार हमें आउटपुट डिस्प्ले हो रही है ये हाइड हो जाएगी। तो एक ही आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वाइल में जाएंगे और वाइल में हम यूज़ करेंगे सिस्टम CLS। तो ये हम यूज़ करेंगे। अब आउटपुट हमें बार बार डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब दोबारा से कंपाइल और रन किया। तो अब हमने प्लेयर को राइट मूव करवाना है। उसके लिए हम D एंटर करेंगे। तो हमारा प्लेयर ये मूव हो चुका है। इसके बाद फिर D। अब हमारा जो बॉल है वो नीचे आ रहा है, तो इसको हमने कैच करना है, और जो लास्ट हमारी रो है उसके पहुंचने से पहले पहले। तो मैं यहाँ पे अब इसको फिर से D करता हूँ। तो ये हमें एक स्कोर मिल गया है, और जो बॉल है हमारी वो वापस रो 1 पे चली गई है। तो मैं फिर से कोई भी पोजीशन एंटर करता रहता हूँ। अब हमने बॉल को कैच नहीं करना, बल्कि बॉल को हम नीचे लास्ट रो में ले आएंगे ताकि हम गेम से एग्जिट कर सकें। तो यहाँ पे हमें एक स्कोर मिल चुका है, और जो बॉल है हमारी वो लास्ट रो तक पहुँच चुकी है, और हमें यहाँ पे 1 स्कोर मिला। तो इस तरह हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को यूज़ करते हुए कैच द बॉल के लिए एक प्रोग्राम राइट किया है, जिसकी आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।